हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एनालिसिस में। तो आज जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है वो एक मिड टर्म के लिए बाई का एक स्टॉक्स है, बाई के लिए। तो शेयर का नाम है जुबिलेंट फूड। देखने की कोशिश करते हैं ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया हुआ है, इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या मैंने रखे हुए हैं, क्या बेसिस है इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी का जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। जो आप डोमिनोज का पिज्ज़ा वगैरह जो खाते हैं, तो बेसिकली इस कंपनी की उसमें प्रिंटिंग रहती है, आप चेक कीजिएगा कभी। ओके। तो इंडस्ट्री जो है वो है कंज्यूमर फूड। जैसा कि मैंने बताया एफएमसीजी का ये है। फिलहाल जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 458.95 रुपीज़ का एक शेयर है। एनएसई में अवेलेबल है, बीएसई में अवेलेबल है, इसके डेरिवेटिव्स भी हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके। तो अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 30,283 करोड़, 30,283 करोड़। दैट डज मीन ये लार्ज कैप के अंदर काउंट होता है विद द फेस वैल्यू ऑफ 2। दैट डज मीन कि प्रमोटर्स के पास 2 रुपए के भाव से ये शेयर्स पड़े हुए हैं। ओके। अगर हम बात करें इसकी, तो चार्ट हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी फंडामेंटल एनालिसिस में जो कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं हम सिर्फ उन पे डिस्कस करेंगे। रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ है, लेट्स चेक इट आउट। जस्ट अ मिनट। माय टेक्निकल्स। ओके, नीचे ही मिलेगा। जस्ट अ मिनट। दिस इज द फाइनेंशियल्स। तो ओवरव्यू में अगर हम जाते हैं तो हमको ये दिखेगा रिवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूअसली ईयर ओ ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, कंपनी बिजनेस कितना कर रही है। बट जैसा कि मैंने पहले भी काफी डिस्कस किया हुआ है कि सिर्फ रिवेन्यू से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये रिवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट आप देखो तो ये घटा है। ठीक है, 2021 में 230 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 428 हुआ, फिर गिरा 379 हुआ, फिर बढ़ा 384 हुआ। अब ये 236 करोड़ का है, 2025 का डेटा ये है। तो ये अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज वी विल डू टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चीजें फिर उतनी खास मैटर नहीं करेंगी, बट फिर भी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ पर्पज से आप एक बारी के लिए सोच सकते हो कि काम करें या ना करें। क्योंकि हम मिड टर्म के लिए हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इतना भी कुछ खराब नहीं हुआ है कि इसको स्किप ही कर दिया जाए। ओके। 236 करोड़ इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। इतना तो काफी कंपनियों का मार्केट कैप ही नहीं होता। राइट। अब देखते हैं आगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमने प्रॉफिट देख लिया, प्रॉफिट देखने के बाद हम सीधे एक बार इसकी कैश फ्लो में जाते हैं। कैश फ्लो में हमने जो डिस्कशन किया था वो ये डिस्कशन किया था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ में होनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें दिक्कत आ गई है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी का कोर बिजनेस जो है। राइट। जैसे अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी चिप्स बनाना। चिप्स बनाने के अलावा वो बहुत काम कर सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट पे पैसे बाहर दे सकती है, मार्केट पे पैसे लगा सकती है। तो उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा जो है उनमें काउंट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो चिप्स बना रही है कंपनी, उसका चिप्स बनाने से जो प्रॉफिट होगा या उसकी एक्टिविटी से जो भी कैश फ्लो बन रहा होगा वो ऑपरेटिंग में काउंट होगा। तो एफएमसीजी का जो हम बात कर रहे हैं उसमें एफएमसीजी का जो इसका जो काम है उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हुई है उससे कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये कम होता तो फिर एक बारी के लिए इसको स्किप ही कर देते। फिर हम वेट करते नीचे किधर अच्छे संकेत मिलेंगे तो हम देखेंगे। अभी ऑपरेटिंग से इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया पिछले साल में। अभी इस साल का आप देखेंगे क्या होता है, फिलहाल के लिए तो ठीक लग रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो प्रमोटर के पास 40% शेयर होल्डिंग है। एफआईआई इन्वॉल्व है 18%, 18.58% के साथ। डीआईआई का भी इन्वॉल्वमेंट है 34.98% के साथ। बाकी पब्लिक है और अदर्स में आएगा। ठीक है। अभी हम बात करें, क्योंकि मैंने हमेशा से डिस्कस किया है कि उस स्टॉक्स पे पैसा लगाने में कुछ गलत नहीं है जिसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है
50% से ऊपर हो। लेकिन क्योंकि इसमें एफ आई आई डी आई आई इन्वॉल्व है, तो ये पकड़ के चलो ऐसे स्टॉक जहाँ पे एफ आई डी आई का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वहां पे प्रमोटर होल्डिंग अगर कम भी हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग प्लस एफ आई आई की होल्डिंग प्लस डी आई आई की होल्डिंग टोटल मिला के ये 50% से ऊपर हो तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे कितनी है, 40+18, 40+18 आ गया आपकी 58 हो गया। 58+34, ये बहुत बढ़िया है, करीबन ये आपका 90% से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एफ आई आई डी आई और प्रमोटर ने होल्ड करके रखे हुए शेयर्स। कोई भी कंपनी शेयर्स तब होल्ड करती है जब उसे कंपनी पे ट्रस्ट होता है। ओके। अच्छी बात अगर हम बात करें तो दिसंबर 2024 में जो प्रमोटर के पास 41.94% की होल्डिंग थी, उसमें से इसने 4.98% को प्लेज किया हुआ था। ठीक है। जो कि तीन, फिर इसने थोड़ा प्लेज यहाँ पे बढ़ाया है इसमें, इस वाले में प्लेज बढ़ाया, होल्डिंग भी गिराई है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना प्लेज कम कर दिया लास्ट के दो में, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, ट्रेडिंग के लिए, एक मिड टर्म की ट्रेडिंग के लिए तो ये अच्छा स्टॉक काउंट हो रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें ठीक ही लग रही हैं, कोई इसमें कुछ गलत नजर आ नहीं रहा। अब समझने की बात करते हैं कि अब हम इसको, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस से बेसिकली ये पता चलता है कि किस स्टॉक को उठाना चाहिए किसको नहीं। स्टॉक का सिलेक्शन हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हमको करके देता है, बट टेक्निकल एनालिसिस हमको ये एनालिसिस करके देता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को जो आपने फंडामेंटल एनालिसिस से सर्च करके उठाए हैं, उनको आप किस रेट पे परचेज करोगे और किस रेट पे बेचोगे। ठीक है। तो अब इसके टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। मैंने पहले ही इसमें आधा काम कर लिया है ताकि ये जो वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रहे। ठीक है। समझने की बात करते हैं, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये अच्छा खासा गिर रहा था, गिरते 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 बीच में कुछ स्विंग वगैरह बना के इस जोन पे आया, जो कि जोन है आपका, जस्ट अ मिनट, हट जा भाई। ओके। जो जोन है आपका वो है 446 से 407 के बीच का। ये फोर, एक मिनट, 424 से 411 के बीच का एक जोन है। ये जोन में आने के बाद इसने जो है मार्केट को, इसने जो है मार्केट के सेंटीमेंट भी थोड़े ठीक हुए हैं, और ये उठना भी चालू कर गया। मार्केट के सेंटीमेंट ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, बट स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो पर्सन जो है वो काफी लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करता है, पिरामिडिंग भी करता है। ठीक है। देन ऑल्सो हम देखें, ये जो जोन है जो मैंने बनाया हुआ है, ये पीछे का एक सपोर्ट जोन था, और पीछे जाओगे तो सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन में यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक स्वीप बना, स्वीप बनने के बाद इसने उठने की कोशिश करी है। ऐसे स्टॉक में काफी फिल्टर आउट करता हूँ, और करीबन करीबन 80% मेरी एक्यूरेसी इसमें बहुत बढ़ी जाती है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2। ठीक है। अभी ये 1:2.67 है। यहाँ पर मैंने इसी वजह से इसको बाई करने के लिए प्रेफर किया है। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इस जोन पे कहीं बाइंग होनी थी, इसके ऊपर जाने के बाद इसने दोबारा से यहाँ पे रीटेस्टिंग वगैरह दी, तो 446 के अराउंड, 446-48 के अराउंड पे इसका बनता है बाई, अकॉर्डिंग टू मी। आई एम हियर इन द स्टॉक मार्केट फॉर लास्ट 8 years, मे बी यू आर नॉट, मे बी यू आर, बट जस्ट बिकॉज, क्योंकि मार्केट है, ब्लाइंडली किसी पे भरोसा कर नहीं सकते, भले ही वो कितना ही अच्छा एनालिस्ट क्यों ना हो, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एक बात हम कहते हैं कि मार्केट जो है रिस्क सब्जेक्टेड है, तो कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ पोजिशंस। ठीक है। इट्स माई व्यू, यू कैन select the stocks from my finding, but you can always do बेटर ट्यूनिंग, कि जिस पे आप उसको और सही रेट पे उठाओ अपने एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है। तो मैंने इसका जो बाइंग मेरे हिसाब से जो बन रहा है वो बन रहा है 448 के अराउंड पे। ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट जो बनता है वो मेरा बनता है ये 555 का। और अगर ये 555 क्रॉस करके ऊपर जाके वापस इसने नीचे जाने के बाद उस हाई को ब्रेक किया, राइट, तो ये फिर सीधे सीधे अगले जोन की तरफ बढ़ेगा, जो कि है 700, 710, 712 के आसपास का, अगले कुछ टाइम के लिए।
मेरे पास तो कुछ स्टॉक्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि भारती एयरटेल, उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अभी वो ऊपर ही चल रहा है, 1780 करीबन करीबन पे उसकी बाइंग है। टारगेट उसका 2000 का है। दूसरा है सा शेयर था, बुकिंग भी करी थी। जस्ट अ मिनट। 172 रुपये का शेयर है। एक मिनट। जस्ट अ मिनट। यहाँ डाला भी होगा मैंने। ओके, यहाँ नहीं है। चलो वो मैं मेंशन कर दूंगा। बट उसमें हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो वो तो बताए ना बताए, बात एक ही है। तीसरा स्टॉक मेरा आ गया है जुबिलेंट फूड। ठीक है, ये तीन स्टॉक्स जो है, एक स्टॉक तो निकल गया। दो स्टॉक अभी भी चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं। तो ये दूसरा स्टॉक है, अभी इसमें एंट्री नहीं बनाई है। इसमें एक दो दिन में एंट्री बनाऊंगा मैं। तो ये है हमारा आज का एनालिसिस। तो थोड़ा सा जुबिलेंट फूड के अलावा, ओके, नाम याद आ गया। दैट वाज अशोका लेलैंड। अशोका लेलैंड था, उसकी बाइंग थी 148 पे। और उसका एग्जिट हमने किया है 174 पे। हालांकि टारगेट और ऊपर का था, बस हमने उसको पहले ही टारगेट पे उसको निकाले, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बहुत जल्दी काफी अच्छा आ गया था। तो हम उसको दूसरी जगह यूटिलाइज करना चाहते थे। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास किसी तरह का कोई स्टॉक है जिस पर आप एनालिसिस करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ। हम उस पर एनालिसिस भी करेंगे। अगर ट्रेड बनता होगा तो उसके रिस्क रिवॉर्ड को सेट भी करेंगे, और शायद उस पर ट्रेड भी लेंगे। बट वन मोर थिंग, कि कोई भी ट्रेड जब भी आप बनाओगे, उसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ये डिसिप्लिन का काम है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये बोल सकते हो कि मैं 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए इसको होल्ड करना चाहता हूँ। तो अगर आप वैसे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो, तो आप ये कर सकते हो कि स्टॉक जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, पर्टिकुलर रेट पे जब कैश का रेट आए तो फ्यूचर पे उसको बाय कर लो। और सेम रेशियो के साथ आप उसकी पुट परचेज कर लो एट द मनी की, ये भी एक तरीका सही है। ओके। ऑप्शन पे आप काम करना चाहते हो, तो आप कॉल परचेज कर सकते हो, कॉल परचेज करके ऊपर की कॉल बेच सकते हो, वो भी एक हेज है। ये भी आप कर सकते हो, आप इसकी 440 की आप पुट बेच सकते हो, और 430 की पुट खरीद सकते हो नीचे ऊपर, है ना, नीचे। तो ये भी आपका हैज है। तो हैज के भी अलग अलग तरीके हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास एक ट्रेड था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। बाकी कुछ और अगर ट्रेड किसी स्टॉक में बनेगा, तो मैं फिर एक वीडियो ड्रॉप करूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ओके। चलिए, आज के लिए काफ़ी है। जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।